चुनाव हमारे यहाँ एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं और ऐसे में हमारे को पता होना चाहिए कि इस त्योहार में क्या हो रहा है, इस त्योहार को फाइनेंस कौन कर रहा है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। इसी बात की ट्रांसपेरेंसी करने के लिए भारत सरकार 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आती है, जिससे बैंक्स के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसका कोई मान्य नहीं है। ऐसे में हम यहाँ पे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये होती क्या है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, सरकार ने इसके फेवर में क्या रीजनिंग करी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में जो गाइडलाइंस इशू करे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, साथ में सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या रोल रहा और आगे क्या होगा, वो हम लास्ट पिलर में देखने वाले हैं, गाइडलाइंस के पिलर में। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम होती क्या है। आप ये समझिए कि ये एक बिजनेस हाउस है और इन्होंने कहा कि मेरे को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है। तो ये बिजनेस हाउस क्या करेगा, ये जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस स्कीम के अंदर कोई और बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकता। तो ये बिजनेस हाउस जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। सपोज करिए 100 रुपीज, एक एग्जांपल ले लेते हैं 100 रुपीज का, कि उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को 100 रुपए देने हैं। तो इन्होंने क्या करा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 100 रुपए ट्रांसफर करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्हें एक बॉन्ड देगी, एक कागज का टुकड़ा देगी कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है ये 100 रुपए का बॉन्ड मुझसे खरीद के लेके गया है। और फिर ये जो बॉन्ड होता है बिजनेस हाउस पॉलिटिकल पार्टी को भेज देगा। ये हो गया स्टेप नंबर 1। ये हो गया स्टेप नंबर 2, पैसे दो, बॉन्ड लो और बॉन्ड को ट्रांसफर कर दो पॉलिटिकल पार्टी को। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये दोबारा से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगी ये बॉन्ड लेके, कि देखिए मेरे पास ये पॉलिटिकल डोनेशन आई है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर देगा। आप कहेंगे कि सर ये डायरेक्टली भी तो बिजनेस हाउस जो है पार्टी को पैसा दे सकता था, कैश के माध्यम से या किसी और तरीके से। लेकिन पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कौन कितना पैसा कहां से दे रहा है, उस चीज को अथॉरिटीज को पता लगवाने के लिए सरकार ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लेके आई कि जो भी पैसा पहले बाहर कैश के फॉर्म में इधर उधर से दिया जा रहा था उसको खत्म किया जाए और बैंकिंग रूट से, बैंक्स के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज तक बिजनेस हाउसेस इंडिविजुअल से पैसा पहुंच सके। तो ये पूरी चेन इस तरीके से बनती है कि कैसे एसबीआई में पैसा जमा करा के आप वहां से बॉन्ड लोगे, वो बॉन्ड आप पॉलिटिकल पार्टी को दोगे और पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में डाल के पैसा अपने खाते में ले लेगी। ये जो पूरा केस है ये इस प्रोसीजर को लेके है। सवाल उठता है कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये पैसा रिसीव कर सकती हैं। इस स्कीम की गाइडलाइंस में बोला गया कि ऐसी पार्टीज जो सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर रजिस्टर्ड है और जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में 1% या उससे ज्यादा के वोट हासिल करे थे, वो पार्टीज यहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर किसी से भी पैसा ले सकते हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो पार्टीज को सबमिट किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड होते हैं। कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज ये बॉन्ड इशू करके इस बिजनेस को दिया, अब 15 दिन के अंदर अंदर इस पॉलिटिकल पार्टी को उस बॉन्ड का इस्तेमाल करके पैसा निकालना होगा। तो इनकी वैलिडिटी जो होती है वो सिर्फ 15 डेज होती है। सवाल उठता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जो ये बॉन्ड इशू किया जा रहा है, क्या इस पे कोई नाम लिखा होता है? जवाब है ना। जब ये बिजनेसमैन एसबीआई के पास गया और एसबीआई ने बॉन्ड इशू करा, तो इस बॉन्ड के ऊपर ना तो बिजनेस का नाम लिखा होगा, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखा होगा। मतलब कि पूरे तरीके से इस प्रोसेस को एनोनिमस, गोपनीय बनाने की कोशिश करी गई कि जब ये बॉन्ड इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंचेगा तो पॉलिटिकल पार्टी को इनफॉर्मली बैकएंड पे तो पता ही होगा कि किसने दिया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पता होगा कि हां इस वाले बिजनेसमैन ने हमारे को ये बॉन्ड दिया है। उस बॉन्ड के ऊपर ना तो किसी पार्टी का नाम होगा, ना ही किसी व्यक्ति का नाम होगा। तो आप ये समझिए कि बाहर से अगर आप और हम वोटर हैं
और हम जानना चाहें कि कौन से बिजनेस हाउस ने, कौन से बिजनेसमैन ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है, तो हम वो पता नहीं लगा सकते। इसे ही एनोनिमस नेचर बोला जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, कि यहां पे आप पता नहीं लगा सकते कि किसने कितना पैसा दिया। तो समझिए सरकार ने यहां पे क्या बोला। सरकार ये बोलती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो कैश में ट्रांजैक्शन होता है ना, बोरा भर भर के पैसा इधर उधर जा रहा है, नकली शराब, नकली टीवी, ये सब बेचा जा रहा है चुनाव के टाइम पे लोगों को, हमारे को वो चीजें रोकनी है। और इसलिए जो पहले ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू बिजनेसेस अपना इलीगल पैसा पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाते थे, उस प्रोसेस को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो, जिससे कि अथॉरिटीज की नजर में रहे कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही, ये जो पैसा है कहां से आ रहा है, ये काला पैसा तो नहीं है, ये लीगल पैसा ही है ना। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा आप इस बॉन्ड को कहीं पे भी एनकैश नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टी का अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट नहीं है तो उन्हें खुलवाना पड़ेगा, और उसके बाद ही उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में वो पैसा जा सकता है। पहले क्या होता था कि इस स्कीम के रूल्स के अंदर ये बोला गया कि एक जो बिजनेस हाउस है वो पॉलिटिकल पार्टी को अपना 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट का हिस्सा दे सकता है, कि अगर एक बिजनेस हाउस को 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसमें से 7.5 रुपीज ट्रांसफर कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। बाद में इसके रूल्स को अमेंड किया गया और यह बोला गया कि अब ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने समझा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है एग्जैक्टली क्या है। आप समझते हैं कि अलग अलग लीगल एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में जो हैं उन्होंने इस स्कीम के अगेंस्ट क्या कदम उठाए। उन्होंने बोला कि सबसे पहले ये स्कीम जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक जो वोटर होता है आपके हमारे ऐसा आम आदमी, उसे पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, तभी वो अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा कि हाँ इस पार्टी के पास बहुत सारा पैसा इस बिजनेसमैन से आ रहा है, इस पर्टिकुलर बिजनेस से उधर जा रहा है पैसा। एक वोटर को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। साथ में ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्टोरल फंडिंग का, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का, ये शेल कंपनीज को भी बढ़ावा देता है। कैसे? सपोज करिए ये एक बिजनेस है, इसके पास बहुत सारा ब्लैक का पैसा है, वो ब्लैक का पैसा इस बिजनेस ने भेजा मॉरिशस। आपको पता है मॉरिशस और ये केमन आइलैंड, सीशल जैसी कंट्रीज में कोई भी रेगुलेशन नहीं होता, टैक्स को लेके जितना मर्जी पैसा घुमा लो। इस बिजनेस ने क्या करा, अपनी एक फर्जी कंपनी बनाई जिसको हम शेल कंपनी बोलते हैं। शेल कंपनी का मतलब होता है एक फर्जी कंपनी। और ये दिखा दिया कि मॉरिशस से वहां पे बहुत सारी एफडीआई आ रही है, क्योंकि मॉरिशस की सरकार का ये रूल है कि मॉरिशस की सरकार आपसे कभी नहीं पूछेगी कि ये ब्लैक का पैसा कहां से आया, टैक्स कितना देना और ये सारी बातें। तो आप समझिए ये बिजनेस जो है ये इंडिया में है, इसके बाद ट्रक भर के पैसा है ब्लैक का पैसा, इन्होंने मॉरिशस भेजा, मॉरिशस से एफडीआई के फॉर्म में एक फर्जी कंपनी बनाई और वहां पे दिखा दिया कि इसको एफडीआई मिला है। अब ये कंपनी कुछ काम नहीं करती, लेकिन सरकार ने यहां पे लिमिट हटा दी। पहले लिमिट थी 7.5% ऑफ द प्रॉफिट की, अब कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि इस कंपनी को जो पैसा मिला, ये कंपनी सीधे जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां से बॉन्ड इशू करवाएगी और वो बॉन्ड देगी पॉलिटिकल पार्टी को। तो आप समझिए किस तरीके से जो एक बिजनेस हाउस है वो अपने ब्लैक के पैसे को पूरा ऐसे राउंड ट्रिपिंग करके, इसे राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं, इसे कहते हैं पैसा घुमाना, कि पूरा जो बिजनेस है उसने अपना ब्लैक का पैसा बाहर भेजा, एफडीआई दिखाई, स्टेट बैंक गया, बॉन्ड इशू कराया और पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। तो ऑपोजिशन का बोलना है कि इस तरीके की जो राउंड ट्रिपिंग और ब्लैक मनी है ये अभी भी हो रही है। तो सरकार जो दावा कर रही है कि इससे ब्लैक मनी कम होगा, एक्चुअल में इससे ब्लैक मनी कम नहीं होने वाला। साथ में एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन और दूसरे एम्प्लॉइज का यह बोलना है कि एक तरीके से देखने पे लगता है कि ये पूरी ट्रांजैक्शन जो है एनोनिमस है, किसी को किसी का नाम नहीं पता, लेकिन आपको यह पता है कि एसबीआई जो है वो सरकारी बैंक है, सरकार का बैंक है, सरकार की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। उस मायने से रूलिंग पार्टी के पास हमेशा ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि कौन सी ऑपोजिशन पार्टी को कौन सा बिजनेसमैन कितना पैसा दे रहा है। और रियल सेंस में बैकएंड पे ये स्कीम ट्रांसपेरेंट नहीं है। जनता को दिखाने के लिए दिखता है कि एनोनिमस है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है और कौन किसको पैसा दे रहा है नहीं पता है, लेकिन एक्चुअल में एसबीआई के ही कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सरकार को सारा डेटा होता है, लेकिन ऑपोजिशन के पास ऐसा कोई भी डेटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैंक तो सरकारी है, वहां पे तो सरकार का कंट्रोल लगेगा। तो ऐसे में रूलिंग पार्टी के पास, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज यहां पे रहता है। वहीं दूसरी तरफ
सरकार का ये मानना है कि अगर हम बैंक के थ्रू ये पूरी ट्रांजैक्शंस करवाते हैं तो उससे ब्लैक मनी का इस्तेमाल कम होगा। और हमने इसको एनोनिमस इसलिए रखा कि बॉन्ड के ऊपर किसी भी बिजनेसमैन या पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखा जाएगा। वो हमने इसलिए लिखा कि कल को कोई अपने पॉलिटिकल बदले ना निकाले। कि सपोज करिए आज एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने पार्टी एक्स को पैसा दिया, कल को पार्टी वाई पावर में आ गई तो पार्टी वाई क्या करेगी? वो ये कहेगी, अच्छा तुमने हमारे दुश्मन को पैसा दिया था, अब हम तुम्हारे बिजनेस को खत्म कर देंगे। इस तरीके की बदलेबाजी और रेट्रीब्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने बोला कि हमने पूरा प्रोसेस एनोनिमस और जो है गोपनीय रखा था। तो ये है सारी की सारी बातें अभी तक की कि सरकार इसको कैसे डिफेंड करती है और ऑपोजिशन का इसके ऊपर क्या आरोप है और ये एग्जैक्टली स्कीम क्या है। अब आते हैं इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे कि हमारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसका इस स्कीम के बारे में क्या बोलना है। सबसे पहले आपको ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है या फिर उसे गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं कि आपके जितने भी मूल अधिकार हैं उनको अगर कोई देश में बचाएगा तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक फंडामेंटल राइट की बात करी। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 19 जो है उसके अंदर हमारे को दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ सही बात है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। नाउ एक जो पर्टिकुलर आपका राइट होता है, राइट टू वोट, आपका मत डालने का अधिकार, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर एक तरीके से इंप्लाइड फंडामेंटल राइट माना जाता है। मतलब आप ये मानिए कि आप जब वोट डालने जा रहे हैं तो आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब आप ईवीएम पे बटन दबा रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी का, तो आप ये दिखा रहे हैं कि आप कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ सिंक्रोनाइजेशन रखते हैं। तो ऐसे में आप जब वोट डालते हैं तो वो एक तरीके से आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसलिए राइट टू वोट को कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर भी एक फंडामेंटल राइट की तरह कवर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने बोला कि सपोज करिए एक बिजनेसमैन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा ट्रांसफर कर रहा है तो वो बिना मतलब के तो करेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बड़ा बिजनेस हाउस सरकार को पैसा दे रहा है तो बदले में वो ये चाहेगा कि ये सरकार ऐसी पॉलिसीज, स्कीम और टैक्सेशन स्ट्रक्चर लाए जो मेरे को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाए। कि मेरे को कल को कोई कॉपर की माइन एक्वायर करनी है, टेलीकॉम का स्पेक्ट्रम एक्वायर करना है, कोई मेरे को एल्यूमिनियम की फैक्ट्री लगानी है, मेरे को कहीं पे हथियारों की फैक्ट्री लगानी है, मेरे को हाईवे बनाने का सरकारी ठेका मिल जाए, मेरे को टोल ऑपरेट करने का सरकारी टेंडर मिल जाए। इस तरीके का कुछ बेनिफिट वो बिजनेस हाउस भी एक्सपेक्ट करेगा। इस पॉलिटिकल फंडिंग की वजह से सरकार की पॉलिसीज में काफी बदलाव आता है कि अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं और आप मेरे को 500 रुपए दे रहे हो तो अब मेरे दिमाग में बैठ गया कि मेरी पार्टी आपके पैसे से चल रही है तो अब मैं ऐसी पॉलिसीज लेके आऊं कि आपका बेनिफिट हो। एज अ नॉर्मल वोटर आपको पता होना चाहिए कि सरकार को कौन पैसा दे रहा है, सरकार किसके फेवर में जो पॉलिसीज है वो लाने वाली है और आप इस देश को किस तरीके से आगे चलाना चाहते हो। आप समझिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर कहीं से पैसा मिल रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी का उस बिजनेस की तरफ झुकाव हो गया। आप उस झुकाव को चाहते हो नहीं चाहते, आप अकॉर्डिंगली वोट करोगे। तो ऐसे में ये जो पूरा बिजनेस और पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्सस है ये वोटर के इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है और इसी कारण से वोटर को ये पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी को कितना पैसा कौन से बिजनेस से मिल रहा है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू इंफॉर्मेशन कि वोटर के पास वोट डालने से पहले प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर एक फंडामेंटल राइट है। अभी तक आप ये सोचते थे कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो आरटीआई एक्ट के अंदर एक स्टैट्यूटरी या लीगल राइट है, लेकिन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 के अंदर एक इंप्लाइड, एक छुपा हुआ फंडामेंटल राइट है कि अगर हम आर्टिकल 19 को इंटरप्रेट करते हैं तो हमारे को राइट टू इंफॉर्मेशन उसमें से निकलता हुआ दिखता है कि वोटर के पास जब इंफॉर्मेशन होगी तभी वो वोट डाल पाएगा और तभी अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू वोट और राइट टू इंफॉर्मेशन दोनों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में
अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को एनोनिमस बना दोगे कि वोटर को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कितना पैसा किस पार्टी को दे रहा है, तो ये वोटर को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, उसके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और इसलिए इस स्कीम को हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल मैकेनिज्म जो है वो फ्री और ओपन होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, कि वोटर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का, उसे पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी किस बिजनेस के फेवर में कितना काम कर सकती है। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज और पर्टिकुलरली रूलिंग पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि इस पूरी स्कीम का ऑब्जेक्टिव था ब्लैक मनी को हटाना। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें बोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ध्यान से सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि आप ब्लैक मनी हटाना चाहते हो, आर्टिकल 19 एक बारी दोनों साथ में पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने बोला ठीक है जी पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि देखो आर्टिकल 19(1)(a) में हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में हमारे को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर किस किस प्रकार की रोक लगाई जा सकती है और किस ग्राउंड पे लगाई जा सकती है, वो हमारे को आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, वाजिब प्रतिबंध। पार्टी ने बोला ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर मैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ध्यान से पढ़ूं तो वहां पे दिया हुआ है कि हमारे को डिफेमेशन प्रिवेंट करना है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने दूसरे देशों के साथ, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस प्रिवेंट करना है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रिवेंट करना है। ये ग्राउंड हमारे को आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिए हुए हैं। मतलब कि इन ग्राउंड्स के ऊपर, इन आधारों के ऊपर आप किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगा सकते हो। अगर मैं आपके ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि आपको ब्लैक मनी रोकना है, वो ब्लैक मनी नाम का ऑब्जेक्टिव हमारे को आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में नहीं दिखता। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये तर्क देके कि हम ब्लैक मनी रोकना चाहते हैं, इसलिए आप वोटर के राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर हस्तक्षेप कर रहे हो, यू आर एनक्रोचिंग अपॉन द फंडामेंटल राइट ऑफ द वोटर। ये बात हमारे को समझ नहीं आती। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सही बात है। अब ये जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये हमारे को कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगाई जा रही हैं वो वैलिड होनी चाहिए और प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। सरकार यहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है वो हमारे को प्रोपोर्शनल नहीं दिखती, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कहीं पे भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ कि सरकार ब्लैक मनी को रोकने के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रोक लगाए। इस वजह से सरकार का यह तर्क गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो एक बार को हम ये मान भी लें कि ब्लैक मनी रोकना आपका एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसको पूरा करने के और भी तरीके पॉसिबल हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव वैलिड है तो जरूरी नहीं है कि आप उसके नाम पे कुछ भी करोगे। ब्लैक मनी रोकने के लिए 200 और तरीके हैं, लेकिन आप यहां पे वोटर के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो। इस वजह से हम आपको यह हिदायत देते हैं कि आप दूसरे मेथड्स को फॉलो करें ब्लैक मनी को रोकने के लिए, और वोटर के राइट्स के साथ खिलवाड़ ना करें। इसलिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में फेल होती है। ये कीवर्ड आपको मेंस एग्जामिनेशन में, एसए में और इंटरव्यू में बोलना है, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कि ये जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में मेंशन कर दिया है, ये पूरी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अपने। कि जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है फेल हो चुका है। आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है सही हो, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में हमारे को इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता, इसलिए आपका जो तर्क है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। अच्छा, साथ में जब ये स्कीम 2017 में आई थी तो सरकार ने 3 कानूनों को अमेंड करा था। एक कंपनीज एक्ट, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और एक इनकम टैक्स एक्ट। इन तीनों में अमेंडमेंट्स किए गए थे जिससे कि बिजनेस हाउसेस ठीक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दे पाए। उन तीनों अमेंडमेंट्स को भी यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया कि मतलब वो जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं अब वो भी वैलिड नहीं है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में बोला कि इन ग्राउंड्स के चलते ये जो पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये फ्री और फेयर इलेक्शंस के खिलाफ जाती है,
लोगों को पता नहीं चलता कि कहां से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है, और इसलिए ये पूरी स्कीम जो है ये नल है, वॉइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो सवाल उठता है कि जब ये स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, उसके बाद कोर्ट की क्या गाइडलाइंस आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस क्या जारी करी हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कई सारे आदेश दिए। अभी इनको जो भी काम करना है वो लंच टाइम के बाद करेंगे, तो इनके तो मजे आ गए कि अभी कम काम करना पड़ेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड तो इशू करना ही नहीं है, काम फिर भी लंच के बाद ही होगा। तो अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सबसे पहले तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना बंद कर दो, और अब आप क्या करो, आप एक काम करो, स्टेट बैंक ने कहा क्या, कि आप 2019 से 2024 तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आपने इशू करे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजोगे। कैसी इंफॉर्मेशन, किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया, कौन सी तारीख को दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये पूरी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे छापेगी, जिससे कि वोटर को पता चल सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो वोटर को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद होगी, और वोटर ये बता पाएगा कि मेरे को किसको वोट करना है अगर उसके पास ये इंफॉर्मेशन होगी। साथ में आज की तारीख में जो पेंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनको एनकैश नहीं करना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला, और वो सारे बॉन्ड्स का पैसा बिजनेस हाउसेस को वापस किया जाएगा जो अभी पेंडिंग है। तो आपको ये समझना है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आपके देश के नागरिक के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए ये कदम उठाया, और ये जो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स का स्कोप है उसको थोड़ा सा यहां पे इंक्रीज करा, कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक पुख्ता फंडामेंटल राइट है, और सरकार ये नहीं बोल सकती कि हम इंफॉर्मेशन को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड्स पे प्राइवेट रखना चाहते हैं, हम इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, नहीं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में फेल हो गया। इस वजह से आपको अब जनता को सब बताना पड़ेगा, और इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारी इंफॉर्मेशन देगी और वो वेबसाइट पर छपेगी। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।